इमरान अपने साथियों समेत नाराक में मौजूद था। वो स्टैचू को हलाक करके और एहसास असले के स्टोर में मखसूस चार्ज बम लगाकर सब हेडक्वार्टर के तहत काम करने वाली तंजीमों और ग्रुप्स की फाइलें उठाकर खुफिया रास्ते से बाहर आ गए थे और फिर मून्स में अपनी रहायशगाह में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले उस वायरलेस बम को डिचार्ज किया और उसके बाद इमरान अपने साथियों समेत फौरी तौर पर मकामी फ्लाइट के जरिए वापस नाराक पहुंच गया था। यहाँ फौरन एजेंट के जरिए वो रिहायशगाह पहले ही बुक करा चुका था, इसलिए वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पहुंच गए थे और फिर इमरान ने वो तमाम फाइलें कोरियर सर्विस के जरिए पाक एशिया में सर सुल्तान को भिजवा दी ताकि वो सरकारी तौर पर इन तमाम यूरोपीय मुल्कों में ये फाइलें भिजवा दें जहाँ से उन ग्रुप्स का ताल्लुक था। और फोन करके उसने सर सुल्तान को पूरी तफसील भी बता दी थी, इसलिए उसे यकीन था कि अब सब हेडक्वार्टर के साथ साथ उसके तहत काम करने वाली तमाम दहशतगर्द तंजीमों का भी खात्मा हो जाएगा। इमरान साहब, क्या अब मेन हेडक्वार्टर के खिलाफ हमने काम करना है? सफदर ने कहा। हाँ, लेकिन मेन हेडक्वार्टर के बारे में कोई भी नहीं जानता, जबकि मेरा ख्याल है कि मेन हेडक्वार्टर सिर्फ एक दो आदमियों पर ही मुश्तमिल होगा। सब हेडक्वार्टर की तरह वहां मशीनरी वगैरह नहीं होगी और ना ही वहां से तमाम ग्रुपों और तंजीमों को कंट्रोल किया जाता होगा। अलबत्ता उन्होंने अपने मुखबर तमाम मुल्कों में भेज रखे होंगे, जिनकी वजह से उन्हें सब हेडक्वार्टर की कारकर्दगी का साथ साथ इल्म होता रहता होगा और वो सिर्फ दौलत इकट्ठी करते रहते होंगे। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। तो फिर क्या जरूरत है एक दो आदमियों के पीछे भागने की? वो पाक एशिया का क्या बिगाड़ सकते हैं? उनका वर्किंग यूनिट तो खत्म हो गया है, सफदर ने कहा। यही एक दो आदमी तो असल हार्च हैं। जब तक ये हलाक नहीं होंगे हार्च का खात्मा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास यकीनन इतनी दौलत होगी कि ये नया सब हेडक्वार्टर बना लेंगे, नए ग्रुप्स तैयार कर लेंगे और इस तरह ना सिर्फ हार्च काम करती रहेगी बल्कि हो सकता है कि वो इंतकामी कार्रवाई के तौर पर पाक एशिया पर टूट पड़े। इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं, असल हार्च ही मेन हेडक्वार्टर है, चाहे वो एक आदमी पर मुश्तमिल हो या 1000 पर, साहले ने कहा। अरे अरे, अभी से इस कदर इख्तिलाफ, बाद में क्या होगा? इमरान ने चौंक कर कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब प्लीज, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान तो हमेशा प्लीज ही रहता है, बेशक तनवीर से पूछ लो, इमरान ने जवाब दिया। तुमने फिर फजूल बातें शुरू कर दी। तुमने फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली है, फिर तुम क्यों कह रहे हो कि मेन हेडक्वार्टर के बारे में मालूम नहीं हो सकता? जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। फ्रीक्वेंसी बेकार साबित हुई है, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को जब चेक किया गया तो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक नाराक का मशहूर गोल्फ ग्राउंड सामने आ गया, जो एकड़ों में फैला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ बाकायदा डाजिंग डिवाइस इस्तेमाल की गई है और ऐसा होना भी चाहिए। बहरहाल ये हार्च का मेन हेडक्वार्टर है, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर अब कैसे मालूम होगा कि मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? जोलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये मेन हेडक्वार्टर यहाँ नाराक में है। अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान समेत सब बेख्तियार चौंक पड़े। कैसे कैसे ये ख्याल आया तुम्हें? इमरान ने कहा। इसलिए इमरान साहब के आपने बताया है कि जब आपने स्टैचू की बात उस सुपर चीफ से कराई तो उस सुपर चीफ ने कहा था कि वो नाराक से ग्रुप भेज रहा है और फिर ये फ्रीक्वेंसी भी बहरहाल नाराक के गोल्फ ग्राउंड की है, इसलिए लाजमन ये मेन हेडक्वार्टर नाराक में ही है। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान के चेहरे पर यकलख्त तहसीन के तासुरात ऊपर आए। गुड शो कैप्टन शकील,
मेरा अपना भी यही ख्याल है और इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन असल मसला ये है कि उसे चेक कैसे किया जाए, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि आप उस फ्रीक्वेंसी पर दोबारा कॉल करें और उस सुपर चीफ से बात करें। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए, इस बार साले ने कहा। मैंने कोशिश की है लेकिन फ्रीक्वेंसी बंद कर दी गई है, इमरान ने कहा। तो सबने इस तरह सर हिला दिए जैसे कोई अहम कुलियो खत्म हो गया हो। फिर अब तुमने क्या सोचा है? क्या यहाँ बैठे बैठे मेन हेडक्वार्टर का पता चल जाएगा? जोलिया ने झुलाए हुए लहजे में कहा। उस ग्रुप का पता चलाना पड़ेगा जिसे सुपर चीफ ने हमारे खिलाफ काम करने के लिए मुंस भेजा है। इस तरह शायद सुपर चीफ के बारे में कुछ मालूम हो सके, इमरान ने कहा। ओह हाँ, लेकिन उस ग्रुप का कैसे पता चलेगा? जोलिया ने कहा। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने मुस्कुराकर रिसीवर उठाया और साथ ही लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, माइकल बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। सार्जेंट बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ, कुछ पता चला? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने मालूम कर लिया है कि नाराक में काम करने वाला एक खतरनाक ग्रुप जिसका नाम रासफील्ड ग्रुप है, उसका चीफ जोसेफ है। और जोसेफ के बारे में मालूम हुआ है कि वो रेड स्टार क्लब का मालिक और मैनेजर है और पहले वो एक्रेमिया की सरकारी एजेंसी में भी काम करता रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। उसका ग्रुप किस किस्म के काम करता है? इमरान ने पूछा। रासफील्ड में बहुत से ग्रुप हैं, पेशावर कातलों से लेकर हर किस्म की स्मगलिंग में काम करने वाले ग्रुप। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो सिर्फ सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले अफराद का है और उसे रासफील्ड स्पेशल ग्रुप कहा जाता है। लेकिन ये ग्रुप इंतहाई खुफिया रहता है, दूसरी तरफ से कहा गया। ये रेड स्टार क्लब कहाँ है? इमरान ने पूछा। फ्रांस रोड पर मशहूर क्लब है, लेकिन ये इंतहाई घटिया तबके की आमा जगह है। वहां बदमाशी और गुंडागर्दी आम है, लेकिन पुलिस उनके मामलात में मदाखलत नहीं करती क्योंकि जोसेफ के हाथ बेहद लंबे हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब जोसेफ से मालूम करना पड़ेगा कि उसका ग्रुप भेजने की बुकिंग किसने की है, इमरान ने कहा। मैं ये काम आसानी से कर लूंगा, तनवीर ने कहा। नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है क्योंकि जोसेफ जैसे लोग आसानी से नहीं बताते और तुमने उसे गोली मार देनी है और इस तरह हम उस आखिरी कुलियों से भी हाथ धो बैठेंगे, इमरान ने कहा। तो तुम मेरे साथ चले चलो, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। हम सब चलते हैं, जोलिया ने कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। मेरे ख्याल में हम मर्दों को जाना चाहिए, वहां गड़बड़ भी हो सकती है, सफदर ने कहा। तो क्या हुआ? जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। बगैर खवातीन के हम जोसेफ तक पहुंच भी ना सकेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े और फिर दो कारों में सवार होकर वो सब रेड स्टार क्लब पहुंच गए। क्लब की इमारत 2 मंजिला थी, लेकिन वहां आने जाने वालों का ताल्लुक वाकई घटिया तबके से ही था। कार पार्किंग में रोककर वो सब इत्मीनान से चलते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। फिर जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुए, साले और जोलिया दोनों के चेहरे यकलख्त बिगड़ते चले गए क्योंकि हॉल में मौजूद अफराद, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों की थी, ऐसी हरकत में मसरूफ नजर आ रही थी कि शायद दुनिया के किसी भी खित्ते में उसकी इजाजत ना दी जा सकती हो। एक साइड पर काउंटर था जहां 2 लड़कियां सर्विस देने में मसरूफ थीं, जबकि एक नौजवान सामने फोन रखे ऊंचे स्टूल पर बैठा हुआ था।
इमरान एक नजर हाल पर डालकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसके साथी भी ज़ाहिर है उसके पीछे थे। आपने बॉस जोसेफ से कहो कि मास्टर ग्रुप का मास्टर अपने साथियों समेत यहाँ हाल में मौजूद है, इमरान ने उस नौजवान से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात, नौजवान ने हैरान होकर कहा। जो कुछ मैंने कहा है वो उसे बता दो, फिर देखना कि तुम्हारा बॉस जोसेफ दौड़ता हुआ यहाँ आता है या नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उसे यहाँ पहुंचने में देर हो गई तो फिर रेड स्टार क्लब सफ़े हस्ती से नापीद हो सकता है। इमरान ने कहा तो नौजवान के चेहरे पर खौफ के तसरात ऊपर आए। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और कई नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से एगर बोल रहा हूं, चीफ से बात कराओ, नौजवान ने कहा। चीफ, मैं काउंटर से एगर बोल रहा हूं। यहाँ 2 औरतें और 4 मर्दों का एक ग्रुप मौजूद है और उनमें से एक साहब का कहना है कि मैं आपको बता दूं कि मास्टर ग्रुप का मास्टर अपने साथियों समेत यहाँ मौजूद है, एगर ने कहा। यस बॉस, उसने दूसरी तरफ से बात सुनकर चौंक कर कहा और फिर रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। चीफ से बात कीजिए, एगर ने कहा। हेलो, मास्टर बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। तुमसे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करनी है, सिल्वर स्क्रीन बिजनेस के सिलसिले में, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर एगर की तरफ बढ़ा दिया। यस चीफ, एगर ने कहा। ओके चीफ। दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने रिसीवर रखा और एक तरफ मौजूद एक आदमी को इशारे से बुलाया। इन साहबान को चीफ के ऑफिस तक पहुंचा आओ, एगर ने उस आदमी से कहा। आइए जनाब, उस आदमी ने कहा और फिर वो एक साइड पर मौजूद लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इमरान भी अपने साथियों समेत उसके पीछे था और फिर चंद लम्हों बाद वो दूसरी मंजिल की राहदारी में पहुंच गए थे। राहदारी में 4 मुसल्ले अफराद मौजूद थे, लेकिन वो खामोश खड़े रहे। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था जो बंद था। बाहर मैनेजर जोसेफ की नेम प्लेट मौजूद थी। तशरीफ ले जाइए, उस आदमी ने एक तरफ हटते हुए कहा तो इमरान ने दरवाजे को धकेल कर खोला और खुद अंदर दाखिल हो गया। ये एक काफी बड़ा कमरा था जिसे शानदार अंदाज में सजाया गया था। सजावट से ही महसूस होता था कि इस ऑफिस में बैठने वाला आला ज़ौक़ का मालिक है। सामने महागनी की एक बड़ी ऑफिस टेबल मौजूद थी, जिसके पीछे एक भारी जिस्म का आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। जैसे ही इमरान और उसके साथी अंदर दाखिल हुए, वो उठकर मेज की साइड से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरा नाम जोसेफ है, उस आदमी ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे मास्टर कहते हैं और ये मेरे साथी हैं, माइकल, मार्शल और जैक्सन, और ये मार्गरेट और नैन्सी हैं, इमरान ने अपना और अपने साथियों का तारुफ कराते हुए कहा। जोसेफ ने बारी बारी सफ्तर, तनवीर और कैप्टन शकील से मुसाफिया किया, जबकि जोलिया और साहले पहले ही सोफों पर बैठ गई थी। जोसेफ वापस मुड़ा और मेज के पीछे जाकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आप क्या पीना पसंद करेंगे? जोसेफ ने कहा। कुछ नहीं मिस्टर जोसेफ, हम फुल हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फरमाइए, आपने वेलिंगटन से यहाँ मेरे पास आने की तकलीफ कैसे की है? जोसेफ ने कहा। हमें हार्च के मेन हेडक्वार्टर के बिग बॉस ने बुक किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि तफसीलात आपसे मालूम कर ली जाएं, इसलिए हम यहाँ आए हैं, इमरान ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए थे। तफसीलात? कैसी तफसीलात? जोसेफ ने हैरान होकर कहा। हमें बताया गया है कि पहले आपके स्पेशल ग्रुप को मून्स के लिए बुक किया गया था।
पाकिस्तानी सिगरेट एजेंटों का मसला था, लेकिन फिर ये बुकिंग कैंसिल हो गई और अब हमें बुक किया गया है, इमरान ने कहा। वो तो उन्होंने खुद कैंसिल कर दी थी कि जिस काम के लिए बुकिंग की गई थी वो काम ही खत्म हो गया है। उससे ज्यादा की तो मुझे तफसील का इल्म नहीं है, जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, फिर तो उनसे बात करना पड़ेगी, लेकिन हमें तो उनका राब्ता नंबर भी मालूम नहीं है। हमने खामखा वेलिंगटन से यहाँ तक का सफर किया, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। राब्ता नंबर? ओह, राब्ता नंबर तो मुझे भी मालूम नहीं है अलबत्ता, जोसेफ ने कहा, लेकिन फिर वो रुक गया। अगर आप कोई टिप दे दें तो ये आपका खसूसी तावन होगा। वेलिंगटन में किसी भी वक्त मास्टर ग्रुप आपके काम आ सकता है। एक दूसरे के साथ तावन तो चलता ही रहता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि वेलिंगटन में मास्टर ग्रुप की बेहद शोहरत है। ठीक है, एक खातून के बारे में मुझे मालूम है कि उनका ताल्लुक हार्च के मेन हेडक्वार्टर से है। उसका नाम एंजेला है, हो सकता है वो आपकी मदद कर सके, जोसेफ ने कहा। ये हमारा मसला है, आपने तो बहरहाल ताउन कर दिया है, हमारे लिए यही बहुत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एंजेला ब्रोकमैन कॉलोनी की एक शानदार कोठी में रहती है। उस कोठी में एंजेला क्लब के नाम से उसने एक क्लब खोला हुआ है। उसके पास इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियों का एक पूरा ग्रुप है। वो खुद भी इंतहाई खूबसूरत और बेबाक लड़की है। मेरी उसके साथ काफी अरसा से दोस्ती है। उसने मुझे एक बार खुद ही बताया था कि उसका ताल्लुक हार्च के मेन हेडक्वार्टर से है, इसलिए मुझे अचानक याद आ गया है। लेकिन आप उसे मेरा हवाला ना दें, बल्कि अपने तौर पर बात करें। वैसे वो दौलत की पुजारन है और उसका और उसके ग्रुप की लड़कियों का काम ही दौलत इकट्ठी करना है, इसलिए क्लब में वो और उसका ग्रुप यही काम करता है। आला तबके के इंतहाई दौलतमंद अफराद उनका मखसूस शिकार होते हैं, जोसेफ ने कहा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें, आपको जब भी हमसे ताउन की जरूरत पड़े आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब इजाजत दें, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे, आपने कुछ पिया भी नहीं, जोसेफ ने चौंक कर कहा और साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा है कि हम फुल हैं, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जोसेफ से मुसाफिया किया और फिर वापस मुड़ गया। उसके साथी भी उसके पीछे बाहर आ गए। अब चलो इस एंजेला से मुलाकात कर लें, ताकि मालूम हो सके कि जोसेफ ने उसकी जो तारीफ की है वो वाकई दुरुस्त है, इमरान ने क्लब से बाहर आकर पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए कहा। तो सब साथी बेख्तियार मुस्कुरा दिए। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें वहां जाने की? साले और मैं उससे मालूमात हासिल कर सकती हैं, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे हाँ, वहां तो शिकारी औरतें हैं और हम हुए मासूम शिकार। ओके जोलिया, तुम साले को साथ लेकर जाओ और उस एंजेला को अगवा करके कोठी पर ले आओ। हम वहां उस कोठी में जाकर बैठ जाते हैं, इमरान ने कहा। क्या तुम संजीदगी से कह रहे हो? जोलिया ने हैरान होकर कहा। हाँ, क्यों? इसमें मजाक की कौन सी बात है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, उस क्लब से एंजेला को अगवा करके कार में लाना नामुमकिन है। यहाँ की पुलिस बेहद तेज है, जोलिया और साहले कोशिश भी कर लें तब भी ऐसा नहीं कर सकेंगी, सफ्तर ने कहा। फिर तो मजबूरी है, शिकार होना ही पड़ेगा, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो सब साथी बेख्तियार हंस पड़े। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।